हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने वर्ल्ड वॉर वन देख रखा था। वर्ल्ड वॉर वन में बहुत सारी घटनाओं को हमने देखा। हर एक घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किया, डिटेल में हमने समझा। अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या क्या चीजें हुई। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच के जो घटनाक्रम है, इन्हीं घटनाओं में एक घटना जो आती है, एक जो इवेंट आता है, वो आपका है रशियन रिवॉल्यूशन एंड द ग्रेट डिप्रेशन। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन मतलब रसिया के बारे में बात कर रहा है। रिवॉल्यूशन मतलब अंदर में जो क्रांति हुई, रूसी क्रांति बोल सकते हैं इसको। और दूसरा हम देखेंगे इसमें द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब अगर शाब्दिक अर्थ के हम बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है आर्थिक महामंदी। ठीक है, तो हम इन पूरे डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और मैं आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द ग्रेट डिप्रेशन एंड रशियन रिवॉल्यूशन। चलिए बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे घटना में कौन कौन सी चीजें जो हमारे इवेंट्स हैं वो होते चले गए हैं, और इन इवेंट्स के कारण क्या असर पड़ेगा हमारे जो वर्ल्ड वॉर टू होगा, इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर क्या असर पड़ेगा। जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ, इसके कारण पूरे देशों पर, सभी देश पर क्या क्या इसके असर पड़े हैं, हम इन बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और याद रखिए, इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आना एकदम कंफर्म है, आता ही है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से जो आता है वो या तो पूछेगा आपको द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में कि वो क्या घटना हुई, कैसे हुआ ग्रेट डिप्रेशन, क्या चीजें इसमें हुई, कौन कौन सी इवेंट्स हुए, तो ये हम देखते हैं। ठीक है, मुझे एक बहुत अच्छा सा एक कोट याद आ रहा था और मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके बारे में अमल करना चाहिए। आप लोगों को इसके बारे में, इस पर्टिकुलर चीजों के बारे में सोचना चाहिए। देखो, हम सबको जीतना है, हम सबको अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये बोलेंगे यार तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे। और इसका मजा पता है कब है? इसका मजा तब है जब आप उनको ये साबित कर दोगे कि हाँ, आप में पोटेंशियल है और आप वो चीजें कर सकते हैं। तो वो जो मुझे याद आ रहा था एक कोट, वो हम बात करते हैं। लग चुकी है आदत अब जीत की, लग चुकी है आदत अब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है आदत अब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरे कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, और इस 2027 में सीजी बोर्ड का एग्जाम जो होगा, उस एग्जाम में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर जो सेकंड है हिस्ट्री का, हम पढ़ाई करेंगे और देखते हैं क्या क्या चीजें हुई। क्या लिखा है, बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स रशियन रिवॉल्यूशन। ये रशियन रिवॉल्ट हुआ क्यों? तो देखो, पहला क्या था, वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर वन विश्व युद्ध हुआ था। हमने क्यों इसको वर्ल्ड वॉर कहा था? क्योंकि बहुत सारे देश, या ये कह सकते हैं लगभग सारे कॉन्टिनेंट ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा था, और सभी के सभी देश लड़े थे। पूरे वर्ल्ड में ये वॉर छिड़ी थी, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, वर्ल्ड वॉर वन कहते हैं। इसके पहले और भी कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था, ऐसा युद्ध कभी नहीं लड़ा गया था। तो पहली बार ऐसा सिनारियो देखने को मिला जिसमें सभी कंट्रीज, सारे कंट्रीज लड़ रहे हैं आपस में। ठीक, तो देखो, वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, कब खत्म हुआ था, चालू कब हुआ था, डेट याद रखना आप लोग। 28 जून 1914, 18 जून 1914 को पहली बार क्या हुआ था, एसेनेट हुआ था। किसका एसेनेट हुआ था? वहां के जो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा थे, ये क्या गए थे, ये गए थे और सर्बिया गए थे। सर्बिया में इनको मार दिया गया था
और जिसके कारण से दोनों देशों के बीच तनाव हुआ। और इस तनाव के बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने रसिया पे क्या बोला कि हाँ, अब मैं इसके ऊपर वॉर की डिक्लेरेशन करता हूं, घोषणा करता हूं। इसके बाद वॉर चालू हुआ। धीरे से अगस्त फर्स्ट आया, अगस्त थर्ड आया, जर्मनी ने और भी देशों पे अटैक किया और धीरे 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 देखते देखते ये पूरे वर्ल्ड में ये जो वॉर है ये छिड़ गया और जिसके कारण से इसको क्या बोल दिया गया, वर्ल्ड वॉर वन कह दिया गया। अब इस वर्ल्ड वॉर वन के कारण क्या क्या चीजें घटेंगी अब देखते हैं। देखो, वॉर चल रहा होता है तो क्या होता है कि अगर एक सिंपल लॉजिक हम पहले बात कर लें। मान लो इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे थे, हम बात करेंगे अभी लेटेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं या फिर हम कारगिल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब लड़ाइयां लड़ी जाएंगी ना तो इंटरनली भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। कैसे? दो देश तो लड़ रहे हैं, इसके साथ साथ जो इंटरनल अंदर में जो चीजें होंगी, अंदर में क्या होगा। देखो, वॉर कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं तो ये वॉर कहला गया। लेकिन अगर रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो क्रांति अंदर में होती है, इनसाइड द कंट्री। कंट्री के अंदर में धीरे 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 लड़ाइयां चलती जाएंगी और लोग अपने हक के बारे में लड़ाई लड़ते जाएंगे, लोग अपने अधिकारों के बारे में मांग करते जाएंगे, है ना। देखो क्या क्या चीजें हुई समझते हैं। चलिए, तो अभी इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा था आपको, है ना। तो भारत पाकिस्तान अगर लड़ रहे होंगे तो क्या करेगा, इंडिया के अंदर में कुछ जो लोग होंगे, या तो अगर हम हार रहे होंगे तो अपने सरकार को दोष देंगे, दोषारोपण करेंगे उस पे, है ना, कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, है ना। और अगर हम जीत रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इसको ऐसा और करना चाहिए था, ये चीजें हो सकती थी, हमको ऐसा। जैसे अभी देखिए ना, कुछ दिन पहले हुआ था हमारा जो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो लोग इंटरनली अंदर में लोग क्या कर रहे थे, अंदर में ही लोग बोलने लगे कि यार हम वो अटैक तो हुआ, तो अटैक होने के कारण हमको सबूत चाहिए कि हाँ वाकई में आपने मारा है, और अगर मारा है तो कैसे मारा है ना, हमको बताओ, हमको इसके बारे में प्रूफ दो। हम ये सब बातें करते जाते हैं, ठीक है। वैसा ही क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था, कब से कब तक हुआ, 1914 से लेकर 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर वन जो है वो लड़ा गया था, है ना। अब इसमें दो देशों के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करें रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो हम रशिया के बारे में पहले समझते हैं। देखो, रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है ना, जो कि यूरोप के एक पार्ट है। आपको ये तो पता होगा कि कॉन्टिनेंट क्या होता है। कॉन्टिनेंट कहने का मतलब होता है महाद्वीप, और इस महाद्वीप कॉन्टिनेंट के अंदर में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, है ना। और कंट्रीज आते हैं तो उन कंट्रीज में एक जो है रसिया भी होगा, है ना, यूरोप का एक पार्ट है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहले हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। 1918 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या लिखा है, आफ्टर द वॉर रिवॉल्यूशनरी वेव स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप। अब सभी के सभी देश क्या करेंगे, लड़ाई तो चली जा रही थी उस समय तक, लेकिन रिवॉल्यूशन मतलब लोग अंदर से चाहेंगे कि हमारा कंट्री और भी आगे बढ़ जाए। मैंने बताया था आपको वर्ल्ड वॉर वन में कि सभी कंट्रीज जो हैं वो चाहते थे कि हमारा कंट्री सुप्रीम पावर बने, है ना। तो वैसे ही रसिया में, यूरोप की एक कंट्री है रसिया, यहां पर भी वॉर के बाद क्या चाह रहे थे कि हमारी जो कंट्री है वो टॉप में चली जाए, पैसा मिलेगा हमको ज्यादा। अगर देश हमारा सर्वोच्च देश रहेगा, सबसे ज्यादा पैसा वाला देश रहेगा, तो लोगों का हित अच्छे से हो सकता है ना। तो देखो फिर क्या हुआ, फॉल ऑफ मोनार्कीज। मोनार्कीज मतलब क्या होता है, ये राजशाही तंत्र जिसको बोलते हैं। पहले क्या चलता था, पहले राजा महाराजा वाला चलता था कि मैं राजा हूं तो मेरा बेटा राजा बनेगा, उसके बाद फिर मेरा उसका उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा ही चले आ रहा था। मोनार्की बोलते हैं सिस्टम को। फिर क्या हुआ, मोनार्की था, एक और था डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप कहने का मतलब क्या होता है, तानाशाही होता है। तानाशाही मतलब कि जैसे हिटलर तानाशाह था, है ना, हिटलर था। अभी आगे मुसोलिनी पढ़ोगे आप, हिरोहितो पढ़ोगे, हिरोहितो कहाँ का था, जापान का था। ये सब आप पढ़ोगे आगे, एक एक वन ऑन वन पढ़ते जाएंगे इसमें। तो पहले क्या बात करेंगे कि मोनार्की का खात्मा हुआ। मोनार्की मतलब बताया आपको, राजशाही तंत्र। राजशाही तंत्र मोनार्की बोलते हैं इसको। और डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, मतलब तानाशाह मतलब मैं हूं और मेरे जैसा सबको करना है, सबको आदेश कर दूंगा। जैसे अभी वो चल रहा है आपका क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ कोरिया में, है ना, यहाँ चल रहा है जहाँ पे जो डिक्टेटर है, क्या नाम है इसका, मैं नाम बोल रहा हूँ इसका,
किम जोंग, राइट, किम जोंग। किम जोंग पूरे देश पे राज कर रहा है और जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है ना? तो चलो, मोनार्की खत्म हुआ, इसमें लिखा हुआ है मेनी डिक्टेटरशिप एंड ओल्ड मोनार्कीज वेयर ओवरथ्रोन, फेंक दिए गए। और क्या था? द रिवॉल्यूशन बिगेन विद द रशियन रिवॉल्यूशन 1917, 1917, 1917 से जो ये रशियन रिवॉल्यूशन है वो चालू हुआ। आगे आप पढ़ेंगे कि बीच में क्या क्या घटनाक्रम होते चले गए। फिर क्या था? स्प्रेड ऑफ रिवॉल्यूशन। इस जो रिवॉल्यूशन था, ये रिवॉल्यूशन खाली रशिया पे नहीं था, लगभग सारे जो हमारे कंट्रीज थे उस समय यूरोप के, उन सारे यूरोपियन कंट्रीज पर ये क्या था उस समय, सब जगह रिवॉल्यूशन चला, सब जगह अंदर में लड़ाइयां चली थी कि हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है करके। कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी पे हो रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी पे, बुल्गारिया, टर्की, यूरोपियन कंट्रीज, सभी के सभी क्या कर रहे थे? दिस कंट्रीज ग्रेजुअली इंडेड देयर मोनार्कीज, ये मोनार्की को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे थे। अब मोनार्की खत्म करेंगे, देखो आपको पहले समझना पड़ेगा, आपको आगे पॉलिटी भी पढ़नी है, ठीक है? मोनार्की खत्म होगा, मोनार्की और डिक्टेटरशिप ये क्या करते हैं? ये राजशाही तंत्र है, ये एक परिवार या एक व्यक्तिगत आदमी इस पूरे सबको रूल करता है। तो जब मोनार्की के आगे हम जब बढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्या बोलते हैं इसको, गणतंत्र, लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी लागू करना होगा। तो कुछ कंट्रीज जो होंगे ये डेमोक्रेसी लागू करेंगे, कुछ कंट्रीज जो होंगे ये कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगे, है ना? आगे देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है। आगे क्या है? सेकेंड रशियन रिवॉल्यूशन, ये कब हुआ? अक्टूबर 1917 पे, ठीक है? क्या हुआ? अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वेर वॉज एस्टेब्लिश अंडर द बोल्शेविक्स, है ना? बोल्शेविक्स में एक वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना होगी। फिर क्या था? डेमोक्रेसी इन यूरोप। तो लगभग सभी देश क्या चाह रहे थे कि ये अपने आप को डेमोक्रेटिक बना ले, लेकिन हर जगह डेमोक्रेसी लागू नहीं हो पाता है, ठीक है? तो यही बता रहा है ये कि नो अदर यूरोपियन कंट्रीज एडॉप्टेड कम्युनिज्म और सोशलिज्म लाइक रशिया, हाउएवर मेनी कंट्रीज एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी। जैसे मैंने बताया आपको कि मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो सारे कंट्रीज क्या कर रहे थे? ये डेमोक्रेसी को लागू कर रहे थे। लेकिन रशिया क्या किया था उस समय तक? रशिया अपने जगह में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना किया था, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट को वो स्टैब्लिश किया था अपने पास। और क्या लिखा है? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझना क्या होता है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लो, ये आपका हैशटैग इंपॉर्टेंट है। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर संविधान, ये क्या होता है? वाइमर संविधान क्या होता है कि वाइमर नाम की जगह पर एक संविधान की स्थापना की गई थी और उसी के नाम के आधार पर इसको क्या कह दिया गया? वाइमर संविधान कह दिया गया। जैसे इंडिया में हुआ था शिमला समझौता, शिमला में हुआ था इसलिए शिमला समझौता। वैसे ही वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी ने वाइमर नाम की जगह पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का स्थापना किया था, वाइमर नाम की जगह पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, वैसा पालन करते जा रहा था, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? जर्मनी ये पालन किया था। अब इस वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें थी, क्या दिया गया था, इसकी क्या बेनिफिट्स है? तो बेनिफिट्स क्या था इसका कि इट गेव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या है? मेन और वुमेन कुड वोट, मतलब पुरुष और महिला दोनों के दोनों वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। और क्या दे दिया गया? रिच एंड पुअर हैड इक्वल वोटिंग राइट्स, जो अमीर हैं गरीब हैं सबको, सभी के सभी को इक्वल वोट की राइट दे दिया गया था कि भैया सबके सब वोट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये उनके लिए एक छूट दे दिया गया था। और क्या बोला गया? एवरी एडल्ट कुड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, मतलब हर देश का हर एक नागरिक अब चुनाव में खड़े हो सकता था, चुनाव लड़ सकता था और साथ ही साथ वोट भी डाल सकता था। समझे? यहां तक समझ में आया आपको? चलो इसके बाद क्या है? प्रॉब्लम्स क्या था? वाइमर जो रिपब्लिक जो बना था, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, इसमें प्रॉब्लम्स क्या था? देखो, जर्मनी को जो सारे कंट्रीज हैं, जो उस समय के जो पावरफुल जो कंट्रीज थे, जर्मनी ऊपर थोप दिया गया था। क्या थोप दिया गया था? जर्मनी ऊपर थोपा गया था क्या? हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको कि जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स था? एक तो पहला उनके ऊपर थोप दिया गया था, जो एलाइट नेशन थे, एलाइट नेशन ने थोप दिया गया था उनके ऊपर। क्या थोपा गया था? इनका एक ट्रीटी ऑफ वर्साइली, जब जबरदस्ती दिया गया था ना इनको, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइली इन पे थोपा गया था जर्मनी के ऊपर। तो जर्मनी के ऊपर तो ऐसे ही बोझ आ गया था, वो बताया था 66 लाख हजार
पाउंड का उनके ऊपर कर्ज लगाया गया था। बाद में इस कर्जा को कम किया गया और कर्जा कितना किया गया, 20,000 लाख पाउंड किया गया। तो जर्मनी पे इंटरनली लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जर्मनी के ऊपर क्या था कि दो चैलेंजेस थे, बताया था आपको क्या, प्रेशर फ्रॉम एलाइड पावर्स टू इंप्लीमेंट द ट्रीटी ऑफ वर्साइली, ट्रीटी ऑफ वर्साइली को इंप्लाई करो, वहां पे लागू करो, है ना। और क्या था, और वहां पे जर्मनी के जो लोग थे वो ट्रीटी ऑफ वर्साइली कारण ऑलरेडी गुस्सा में थे कि हम पर ही क्यों ऐसा थोप दिया गया है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में थी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, अब देखो ये जो भाई साहब दिख रहे हैं इनका नाम है मुस्तफा कमाल आतातुर्क। अब नाम ध्यान रखिएगा, मुस्तफा कमाल आतातुर्क। अब क्या था ये, क्या इन पे क्या खास था, हम जर्मनी का दोस्त था। जर्मनी का दोस्त कौन था? टर्की, तुर्की जिसको बोलते हैं आज हम लोग, है ना। जर्मनी का दोस्त था। यहां पर भी रिवॉल्यूशन चालू हुआ। इससे पहले तक यहां पे क्या चल रहा था, मुस्तफा कमाल आतातुर्क ने 29 अक्टूबर 1923, याद रखना डेट को, 29 अक्टूबर 1923 को मुस्तफा कमाल आतातुर्क ये क्या किया वहां पे, कहां पर, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, टर्की के बारे में बात कर रहे हैं। टर्की में क्या किया, डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर गवर्नमेंट स्टेब्लिश किया टर्की में, है ना। उस समय तक वहां पे ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन सल्तनत, ये लिखा हुआ है, ऑटोमन सल्तनत जो है वो राज किया करते थे। ऑटोमन सल्तनत मतलब वहां के मुस्लिम लीडर्स बोल सकते हैं, मुस्लिम लीडर्स वहां पर राज करते थे और वहां पर जो नियम कानून जो चलता था वो मुस्लिम नियम कानून चलता था। अब किसी देश को अगर आगे बढ़ना है तो अगर सब साथ में मिलकर बढ़ेंगे तो ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो उस समय तक चलता था, लिखा हुआ है, विच वॉज कंसिडर्ड द कैलिपेट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड को उन लोग प्रमोट करते थे, मुस्लिम रूल्स को करते थे। तो जब मुस्तफा कमाल आतातुर्क जब आए वहां पे और उन्होंने अपना शासन जब चालू किया 29 अक्टूबर 1923 को, तब उन्होंने क्या किया, उनके द्वारा कुछ अच्छी चीजें की गई। वो अच्छी चीजें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो बुक में ना बहुत सारी चीजें दी हुई है, मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूं, ये जो बना हुआ है पीडीएफ आपका, ये जो सामने आपको जो डिस्प्ले हो रहा है, इसमें बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आपको पूरे जो बुक है उसको मैंने समराइज कर दिया है, पॉइंट वाइज कर दिया है, ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, आप जितना अच्छा पढ़ पाएंगे उतना अच्छा आप लिख पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने इसको बहुत कंप्रेस कर दिया हुआ है। ठीक है, हर एक वो जो पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने हर एक पॉइंट को समराइज करके पॉइंट वाइज में इसको डाल दिया है। ठीक ठीक है, क्लियर है। चलो देखते हैं मुस्तफा कमाल आतातुर्क ने क्या क्या रिफॉर्म किया। रिफॉर्म मतलब उन्हें बदलाव जो करेगा, क्या क्या रिफॉर्म किया, देखते हैं क्या क्या रिफॉर्म किया। रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय आतातुर्क, आतातुर्क द्वारा क्या क्या रिफॉर्म किया गया, देखते हैं क्या लिखा था। प्रमोटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन टर्की, सभी के सभी देशों को यह पता था कि अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज होगी, इंडस्ट्री होगी तो क्या होगा, इंडस्ट्री होगी तो सब लोग जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट को चलाना आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी सबको ध्यान दो, सब एक एक कड़ी दर कड़ी जुड़ते जाएगी और आपको बहुत लास्ट में जब इसको पढ़ेंगे, जब सबको कंपाइल करेंगे तो समझ में आएगा कि भैया ग्रेट डिप्रेशन हुआ ही क्यों। ठीक है, चलो अब क्या था, अब यहां पे ये सरिया लॉ चलता था, सरिया लॉ चलता था, उसको रिप्लेस किया किससे, डेमोक्रेटिक लॉ से, है ना। बताऊंगा इसके बारे में, अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस सरिया लॉ क्या होता है। ठीक है, इस सीरिया लॉ या सरिया लॉ बोलते हैं, ये होता क्या है, अलग से वीडियो में आपको मैं डाल दूंगा इसके बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या इन्होंने क्या किया, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इससे पहले तक यहाँ पे मदरसे चलते थे, तो मदरसे में क्या होता है, इन लोगों को सिर्फ उर्दू सिखाया जाता है और उर्दू के अलावा जो मुस्लिम रीति रिवाज होता है उनको सिखाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एंश्योर्ड एजुकेशन फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, सभी को शिक्षा का अधिकार दिया। और क्या दिया, रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस मदरसास, जो बताया ना अभी मदरसा के बारे में, तो मदरसे का जो इंपॉर्टेंस था इसको थोड़ा कम किया। इसको कम कर क्या किया इसने, जो मॉडर्न हमारा जो मॉडर्न एम्पायर, देखो लिखा हुआ है
मॉडर्न नेशन स्टेट में जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उस एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। एजुकेशन सिस्टम, पता है ना, अभी हमारे देश में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लगातार जो पेपर लीक्स थे, इसके लिए हमारे जो जेनजीज है, इन्होंने आंदोलन किया, और आंदोलन करने के बाद अभी जो गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया। गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? गवर्नमेंट ने लिया कि जितने भी अब जो पेपर लीक करेगा उसको 10 लाख रुपए का जुर्माना, सॉरी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया, और 10 साल की जेल कर दिया। लोगों ने आंदोलन किया, रिफॉर्म हो गया। और अभी जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत अच्छे से काम कर रही है, और लगातार डेवलपमेंट की ओर हम आगे अग्रसर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आया ये मुस्तफा कमाल आतातुर्क जी ने क्या क्या किया। मैं फिर से इसको पढ़ देता हूं एक बार। मुस्तफा कमाल आतातुर्क ने क्या किया, इन्होंने जो मदरसा थे, मदरसा एजुकेशन था, इसको रिप्लेस करके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने लागू किया। कहां? टर्की में। और क्या किया इन्होंने? इन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लागू किया। और क्या किया इन्होंने? एक काम और किया कि इन्होंने महिला पुरुष, गर्ल्स और बॉयज दोनों के एजुकेशन, जिसको कोएड बोलते हैं, ये इसको इन्होंने प्रमोट किया, ताकि देश जो है वो ज्यादा ग्रोथ कर सके। महिला पुरुष दोनों पढ़ेंगे तो क्या होगा? देश आगे बढ़ेगा, है ना। देश बच्चा बच्ची पढ़ेगा तभी तो गढ़ेगा इंडिया, है ना, ऐसा ही कुछ। ठीक है, और क्या किया? इंडस्ट्री को अपने तुर्की में इन्होंने क्या किया? प्रमोट किया। समझ में आया यहां तक? चलो मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। सबको एक एक करके पढ़ते जाएंगे, क्या होते चला गया, सब वन ऑन वन पढ़ेंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है क्लास में आप लोग को। बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं इसमें, ठीक है, ध्यान तो फिर से। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में क्या क्या, ये सब जो सारे पॉइंट्स है ना, ये सब बुलेट पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स हैं, जो क्या क्या चीजें हुई सबको मैंने शॉर्ट में बना दिया है, देखते जाओ। ग्रेट डिप्रेशन कब चालू होगा? ग्रेट डिप्रेशन मतलब आर्थिक महामंदी, रिसेशन बोल सकते हो इसको, ठीक है। क्या होगा इसमें? ये कब चालू हुआ? 1929 में, ठीक है। क्या लिखा है? बेगन इन 1929, 1929, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन चालू हुआ। ये ग्रेट डिप्रेशन धीरे 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 करते हुए पूरे विश्व में फैल गया। पूरे विश्व में, जैसे अभी कोविड आया था ना 2020 में, इसका असर भी पूरे देश को, पूरे विश्व को देखने को मिला था, क्योंकि एकाएक इंडस्ट्री बंद हो जाना, लोगों का बाहर निकलना बंद हो जाना। हालांकि इससे कुछ चेंजेस तो अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे चेंजेस भी होते हैं। लोगों के जॉब चले गए थे, है ना, भूखमरी आ गया था, है ना, ये सब हुआ था ना। अभी हमारे कोविड जब आया था, कोविड-19, इस समय ये सब चीजें हुई थी, तो ऐसा ही उस समय भी हुआ था। क्या हुआ था? 1929 में ग्रेट डिप्रेशन चालू हुआ था। बताऊंगा क्यों चालू हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि सबका इकोनॉमिक रिसेशन आना चालू हो गया था, ठीक है। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, मास अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों की नौकरी छीन गई थी। अब पैसा नहीं रहेगा तो कंपनी कैसे चलेगा? मुद्दे का कहानी क्या है? पैसा, है ना। तो और क्या था? सभी देशों का जो इकोनॉमिक था वो पूरी तरह लगभग लगभग क्रैश हो चुका था, लगभग सभी देशों का, कुछ कुछ देशों को छोड़कर। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इसमें किसी देश को अगर पछताना पड़ा था, मतलब जिसको ज्यादा असर पड़ा था, अगर हम उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या है? वो कौन सा देश है? वो कौन सा देश है? जर्मनी। जर्मनी को ग्रेट डिप्रेशन का बहुत ज्यादा असर पड़ा था। क्यों असर पड़ा था? देखो, जर्मनी के ऊपर तो पहले से ही प्रॉब्लम था, बेचारे को 20,000 लाख पाउंड देना था, किसको? एलाइड नेशंस को देना था, है ना। अब भूखमरी आएगा, गरीबी आएगा, मंदी आएगा, तो उनको ही तो असर पड़ेगा जो कर्जे में पहले से होंगे, और कर्जे में हैं तो उनको तो ज्यादा पछताना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा उनको तकलीफ होगी। तो जर्मनी को भी ऐसा ही हुआ था, है ना। जैसे अभी अगर हम लोग रिसेंट में अगर हम लोग बात करें तो कोविड के बाद लगभग सभी देशों का थोड़ी सी जो मुद्रास्फीति है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो चेंज हुआ। जो कुछ कंट्रीज है, जैसे इंडिया अपने आप को बैलेंस कर लिया, संभाल लिया। इधर पाकिस्तान, सुनने को आता है, न्यूज में आप देखते होंगे कि लगातार पाकिस्तान में आटे के भाव बढ़ गए हैं, दाल के भाव बढ़ गए हैं, प्याज, टमाटर, आलू, प्याज, सबका भाव बढ़ गया है ना। क्योंकि वो कंट्रीज अपने आप को संभाल नहीं पाया, है ना। जो कंट्री संभाल पाएगा, जो पहले से इसके लिए काम करता चला आएगा,
वो कंट्री क्या रहेगा, सेफ जोन में रहेगा। और जिसके ऊपर ऑलरेडी कर्जा है, उस कर्जे के ऊपर और अगर वो आ जाएगा, है ना, वो एक बोलते हैं ना, मुंडा मुड़ मुड़वाए और ओला गिर गए। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि बाल तुमने तुरंत मुड़वाया है और बाहर निकले ओले गिरने चालू हो गए, तो तकले पे और पड़ेगा, है ना। तो मतलब तकलीफ उसके ऊपर और तकलीफ, है ना। तो जर्मनी को तकलीफ होने को देखने को मिला था। इसी समय अब देखो, किसी चीज को अगर बहुत ज्यादा सताओगे ना, तो सताओगे तो क्या होता है, अगर उनको सताते गए लगातार, तो कहीं ना कहीं उनमें से एक विद्रोही पैदा हो जाएगा, है ना, जो उन सभी का लीडर बन जाएगा, उन सभी का लीडर बन जाएगा। अगर मैं इसको आज के सिनेरियो से अगर मैं रिलेट करूं, तो शायद रिलेशन हो सकता है। हमको लगातार ये देखने को मिल रहा था कि पेपर लीक्स हर जगह होते जा रहे थे। जो युवा साथी है, हमारे युवा साथी, लगातार इनको प्रॉब्लम होती जा रही थी, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, इनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि पेपर एक बार होना, फिर उसका दोबारा होना, तो लगातार जो समय देना पड़ता है पेपर पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर उस पेपर का लीक हो जाना, तो सबके समय भी जाता है और साथ साथ वो परेशानियां होती हैं। तो वैसे ही इस समय भी हुआ था कि पैसे तो थे नहीं, पैसे ऑलरेडी कर्जे में थे, जर्मनी को ज्यादा प्रभाव इसलिए पड़ेगा। तो इसी समय वहां पे क्या एक नया लीडर उठेगा, कौन, जिसका नाम क्या था, एडोल्फ हिटलर। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना एडोल्फ हिटलर की, तो मैं बताऊं, मेरे लिए ना ये बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, हिस्ट्री का सबसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर, मेरा पर्सनली इसलिए अच्छा लगता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा अपने देश को उठाने के लिए काम किया था। हालांकि कुछ जगहों पे गलती भी की थी, लेकिन काम किया था। ठीक है। अब वैसे ही हमारे देश में क्या हुआ कि प्रॉब्लम बढ़ रही थी, लगातार लीक्स हो रहे थे, तो लोगों ने क्या किया, सड़क पे आ गए, आंदोलन करना चालू कर दिया। आंदोलन किया, फिर क्या किया, एक रिफॉर्मेशन की मांग की कि आपको रिफॉर्म करो हमारे एजुकेशन सिस्टम को। तो तुरंत हमारे जो गवर्नमेंट है, तत्काल जो गवर्नमेंट है, इसने क्या किया, इसने तुरंत एक्शन में आया, और एक्शन में आने के बाद इन्होंने क्या किया, नया जो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी में ये जो एंटी लीक लॉ जो है ना, इसको लागू कर दिया कि मतलब अगर कोई लीक करेगा अब भैया, तो उसको 10 करोड़ की सजा मिलेगी, पेनल्टी मिलेगा, और 10 साल की जेल मिलेगी, है ना, ऐसा कर दिया। तो उस समय क्या हुआ था, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस पहले से था, तो यहां पे क्या होगा, एडोल्फ हिटलर नाम का एक व्यक्ति जो है, वो क्या करेगा, अपनी बनाएगा नाजी पार्टी। अभी रिसेंट में बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, है ना, वैसे एडोल्फ हिटलर क्या बनाएगा, नाजी पार्टी बनाएगा। और क्या करेगा, ये केम टू पावर बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस जो था, उसको क्या किया, इसने अपना ढाल बना लिया, लीडर बन गया। ठीक है। अब क्या करेगा, क्या करेगा, ये सप्रेस्ड करेगा हिटलर, किसको, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, सबको। और क्या करेगा, ही स्टार्टेड अ प्रोग्राम अगेंस्ट द ज्यूस। ये ज्यूस क्या होता है, ज्यूस एक धर्म होता है। हिटलर के अनुसार, अगर मैं बात करूं हिटलर के अनुसार, नॉट माय अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार नहीं, हिटलर क्या बोलता था, ये जो ज्यूस है ना, ये गंदे लोग होते हैं, गंदा खून होता है, इनके कारण ही प्रॉब्लम हुआ है जर्मनी को, ऐसा बोलता था हिटलर, है ना। तो लोगों को उसके बारे में भड़काना चालू करेगा, भड़काएगा। और देखो, हिटलर क्या था ना, एक बहुत अच्छा वक्ता था, बोलता बहुत अच्छा था, स्पीच बहुत अच्छा देता था। इतना अच्छा स्पीच हिटलर देते थे कि अगर लाखों लोग एक मैदान पे हैं और हिटलर स्पीच दे रहे हैं, तो लोग उन हिटलर की बातों को सुनते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे हिटलर की बातों को सुनकर कि वाह, ये हमारा नेता है, ऐसा नेता होना चाहिए, है ना। और क्या था, ये वॉयलेट करेगा किसको, ट्रीटी ऑफ वर्साइली को, जो वर्साइली की संधि थी, इसको क्या करेगा, वॉयलेट करेगा। और क्या करेगा, बिगेन मिलिट्री को क्या करेगा, ये दूसरे वॉर के लिए रेडी करना चालू करेगा। हिज एम वाज एस्टेब्लिश जर्मनी डोमिनियंस को क्या, ओवर द वर्ल्ड। मतलब ये चाहता था कि जर्मनी सबसे टॉप में चले जाए पूरे विश्व में, पूरे विश्व पे राज करना चाहता था हिटलर, जर्मनी को पूरे विश्व पे राज करना चाहता था, है ना। तो क्या बताया कि ग्रेट डिप्रेशन के कारण वहां पे एक नेता पैदा होगा, एक नेता डेवलप वहां से उठ के निकलेगा, क्योंकि वहां पे पहले से प्रॉब्लम थी। उन प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए, या बोल सकते हो उन प्रॉब्लम्स को अपनी ढाल बनाकर यहां पे एक नेता का उदय होगा, जिस नेता का नाम था क्या, एडोल्फ हिटलर। इनके
जो फ्लैग का जो सिंबल था ये स्वास्तिक का निशान था। जो हिंदू धर्म ग्रंथ में स्वास्तिक हम लोग जो शुभ प्रतीक मानते हैं, इनका भी जो झंडे का जो निशान होगा वो क्या होगा, स्वास्तिक का निशान होगा। यहां तक क्लियर हुआ ना आपको? हो गया ना क्लियर? मजा आ रहा है ना क्लास में? तो देखो कहानी जब सुनोगे मजा आएगा, बुक में पढ़ने बैठोगे बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, पढ़ नहीं पाओगे। तो मैं सबको बताऊंगा, अभी हम लोग पूरा कंप्लीट इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, सब करेंगे, सब सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी भी करेंगे सबको, ठीक है? जो एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। और क्या था, और क्या था? बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स वेलफेयर स्टेट। देखो वेलफेयर स्टेट को हिंदी में वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। चलो आए देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं। देखो वेलफेयर स्टेट के बारे में। अब जो वेलफेयर का काम कौन करेगा? जिसका पैसा बहुत ज्यादा है वो वेलफेयर का भी काम करेगा। तो वेलफेयर स्टेट कौन बनाएगा? तो उस समय पावर में कौन थे? ब्रिटेन पावर में था, क्योंकि ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज थी और अमेरिका पहले से पावर में था। तो देखो अमेरिका एंड ब्रिटेन, ब्रिटेन एंड अमेरिका इंट्रोड्यूस अ न्यू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों एक अपने अपने में क्या बनाएंगे, एक नया इंट्रोड्यूस किए, एक नया किसके बारे में, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, जिसका नाम क्या बताया उन्होंने कि वेलफेयर स्टेट बोला। इसमें क्या था, क्या चीजें थी, तो देखते हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन फंडामेंटल राइट्स। लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना, और क्या करना, उनको प्रोटेक्ट करना और डेमोक्रेसी लागू करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लागू करना। ठीक है, समझे यहां तक? ठीक है, चलो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वेलफेयर स्टेट की मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? द वेलफेयर ऑफ पीपल बिकेम द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों के हित की रक्षा करना सरकार का पहला कर्तव्य था। और क्या था? द गवर्नमेंट वर्क टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन। वहां के जो लोग हैं, उनको अच्छा बनाना, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और क्या था? फीचर क्या थे वेलफेयर स्टेट के? क्या क्या था देखो, समझो आराम से, सब पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। क्या था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसको क्या बोलते हैं, राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स। और क्या था? डेमोक्रेटिक मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, अलग अलग लोग चुनाव के लड़ सकते हैं, डेमोक्रेसी में आ सकते हैं, है ना? और क्या था? फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, क्योंकि मीडिया हम लोग देखा वर्ल्ड वॉर 1 में क्या था, मीडिया गवर्नमेंट के अधीन था, मीडिया वही सब छापता था जो गवर्नमेंट चाहती थी, और एक देश दूसरे देश की हमेशा बुराई छापता था, मतलब सरकार की बुराई नहीं छाप सकता था, क्योंकि वो बंधन में था, फ्री नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, मीडिया को फ्री किया, फ्री एंड इंडिपेंडेंट किया। और क्या किया? इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन, सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए बात किया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध कराने की बात की। और क्या किया? राइट टू एजुकेशन किया, राइट टू हेल्थ केयर किया, और क्या किया? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों के लिए रोजगार के लिए, नए रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया, व्यवस्था किया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद और क्या था? सपोर्ट फॉर एल्डरली, सिक एंड पुअर, जो बीमार हैं, गरीब हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनके लिए इन्होंने वेलफेयर के लिए काम किया। कुल मिला के ये हितों की रक्षा कर रहे थे और हित के बारे में ही काम कर रहे थे, वेलफेयर के बारे में ही काम कर रहे थे, ताकि हमारे देश के लोग खुशहाल रहें, और देश खुशहाल रहेगा तो ज्यादा सरकार क्या रहेगा, सरकार को भी उससे ताकत मिलती है। अगर देश में ही इंटरनली फूट डला हुआ है, देश में इंटरनली अगर रिवॉल्ट चल रहा है, लोग अलग अलग तरह से लड़ रहे हैं, तो देश को चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है ना? क्या इंपॉर्टेंस था इसका? इंपॉर्टेंस क्या था? ब्रिटेन एंड अमेरिका सक्सेसफुली फेस द ग्रेट डिप्रेशन, मतलब इन दोनों देशों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अरे आने दो महामंदी, क्या फर्क पड़ता है, क्या कर लोगे, लो हमारे पास तो पैसा है, हमारे देश के लोग खुशहाल हैं, और देश के लोग खुशहाल हैं, जितना देश खुशहाल होगा तो क्या होगा, क्या होगा, पैसा मिलता रहेगा सरकार को रेवेन्यू बनता रहेगा। ठीक है, और क्या था? वेलफेयर पॉलिसीज हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्ट पीपुल्स लाइवलीहुड, उनको जीवन जीने की जो शैली है लोगों की, वहां की
जो जनता होगी उनको जीवन जीने की शैली क्या होगी, वो लगातार इंप्रूव होगी। और क्या होगा, और उनकी जो पॉलिसीज है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पॉलिसीज के कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होगा या नहीं के बराबर होगा, है ना। अच्छा काम कर रहे थे इन लोग। और क्या था, दिस मेजर्स स्ट्रेथन डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या किया इन्होंने, स्टेबल किया, और जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को भी इन्होंने क्या किया, लगभग स्थिर तक पहुंचा दिया। या ये बोल सकते हो कि जो इकोनॉमिक है वो भी स्टेबल रहा, कि डगमगाया नहीं, गिरा नहीं, है ना। पैसा गिर जाता, इनको भी असर पड़ता। और शुरू को यहीं से होगा, देखना बताऊंगा, यहीं शुरू होगा। अब क्या हुआ, अब तो पढ़ेंगे हम लोग क्या, अब हमारा जो मेन टॉपिक आएगा, रसिया में रिवॉल्ट अब चालू होगा। रसिया में रिवॉल्ट चालू होगा तो कैसे कैसे चालू होगा, क्या क्या चीजें चालू होंगी। क्या था, पीस, लैंड, ब्रेड एंड फ्रीडम, मतलब क्या, शांति, जमीन, रोटी और आजादी। ठीक है। अब क्या होगा, प्री वॉर रसिया। ठीक है, लड़ाई से पहले रसिया में क्या क्या चीजें बनी। तो देखो 1914 के आते आते, 1914 के आते आते जो रूस था वो बहुत बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा रूस के पास क्या हो गया था, ये लगातार डेवलपमेंट करते जा रहा था और एक विशाल साम्राज्य बन गया था, एक बहुत बड़ा ये एक साम्राज्य बन गया था, एम्पायर बन गया था ये 1914 के आते आते। बाय 1914 रसिया had become the vast empire spread across Europe and Asia। यूरोप और एशिया तक उसका फैलाव होने चल गया था। रसिया इतना ज्यादा डेवलप कर रहा था, लगातार डेवलपमेंट रसिया करते जा रहा था। इस समय क्या था, वहां पे एक राजा था, निकोलस जार, या जार निकोलस बोलते हैं। ये क्या था, ये एक निरंकुश शासक था। ठीक है, निरंकुश शासक था जो रोमानोव वंश का था। और इसके जो अधिकांश जो कर्मचारी थे, जो इसके जो वर्कर्स, एम्प्लॉयज बोल सकते हो या फिर शासन के लोग बोल सकते हो, ये लगभग जितने भी लोग थे ये लैंड लॉर्ड थे। यहां पर लैंड ओविंग बोलेंगे इनको, जमींदार जिसको बोल सकते हो। मतलब समझे क्या निकोला, मैं क्या बता रहा हूं, 1914 के आते आते रसिया जो है वो बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका था। यहां पर एक राजा राज कर रहा था जिसका नाम था निकोलस जार, या जार निकोलस बोलते हैं। ये रोमानोव वंश का था। रोमानोव एक डायनेस्टी होती है, डायनेस्टी है, रोमानोव डायनेस्टी का था। ठीक है, कौन, जार निकोलस। और ये क्या था, ये निरंकुश राजा था। और इसके जितने भी जो ज्यादातर इसके जो कर्मचारी थे, ज्यादातर जो इसके अधिकारी थे, वो सभी अधिकारी क्या थे, लैंड ओविंग थे, मतलब लैंड लॉर्ड थे। अब देखिए क्या होगा, रसिया वॉज बिकम टू पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजियस एंड, अलग अलग लोग, धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रसिया में निवास करते थे, सभी जगह निवास करते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो पॉलिटिकल पावर था, जो रसिया का जो पॉलिटिकल पावर था वो इलाइट लोगों के पास था। इलाइट लोग, देखो लिखा है इलाइट एंड लैंड ओविंग क्लास, मतलब ऐसे लोग जिनके पास पैसा ज्यादा है, ऐसे लोग जिनके पास जमीन ज्यादा है, जमींदार जो लोग हैं, यही इसके क्या थे, यही पॉलिटिकल पावर में इन्हीं लोग क्या थे, रसिया में राज करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये देखो ऑटोक्रेटिक जार निकोलस टू। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश, जिसपे अंकुश ना लगाया जा सके वो निरंकुश कहलाता है ना। ठीक है, रसिया वॉज रूल्ड बाय ऑटोक्रेटिक जार निकोलस, बताया भी आपको मैंने कि जार निकोलस वहां पे राज करता था। वो जो रोमानोव डायनेस्टी का था ये भी बता चुका मैंने आपको। अब क्या लिखा देखो सुनो, मोस्ट हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स वेयर वेल्दी लैंड ओनर्स फ्रॉम द नोबल फैमिलीज। बताया मैंने आपको कि या तो बहुत बड़े घर से थे उन लोग, और क्या था, उनके पास बहुत सारी जमीन था, जमींदारी थी उनके पास, और क्या था, वो सब बड़े घराने से आते थे, राजघराने से आते थे। अब क्या था, ठीक है, अब ये सर्फ, एक शब्द ध्यान रखो, सर्फ क्या होता है, सर्फ, सर्फ इसको बोलते हैं अर्धदास बोल सकते हो। इसमें क्या था, इस पर देखो एक बार आप लोग इसको देखो, दिख रहा है ना आप लोग को, देखो क्या लिखा था, रशियन peasants lived under serfdom until 1861। ये क्लियर हुआ आपको। ठीक है, क्या लिखा है इसका, इसका मतलब क्या होता है, 1861 तक रूस में जो किसान थे वो अर्धदास, आधे मालिक, सर्फ के रूप में रखा गया था। इसका मतलब क्या था, किसान जमीन से बंधे थे और वे बिना भूस्वामी के आज्ञा के दूसरे काम धंधे नहीं कर सकते थे। मतलब जब तक मालिक नहीं बोलेगा तब तक इनको दूसरा कोई काम धंधा इन लोग
नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको सर्फ कहा जाता है। सर्फ मतलब अर्धदास। ये कुछ देखो लिखा हुआ है सर्फ, सर्फ वेयर बॉन्डेड पीसेंट्स हु कुड नॉट टेक अप अनदर ऑक्यूपेशन, कोई और काम धंधा नहीं कर सकते थे। और क्या था, कुड नॉट लीव देयर विलेज विदाउट द लैंड लॉर्ड्स परमिशन, मतलब बिना जमीन मालिक के वो कहीं आ जा भी नहीं सकते थे, है ना, वो सर्फ कहलाते थे। फिर क्या था, इफ लैंडलॉर्ड सोल्ड हिज लैंड, अगर कोई जमीन का मालिक अपने जमीन को बेच देता है तो क्या था, द सर्फ वर्किंग ऑन दैट लैंड वेयर ऑल्सो ट्रांसफर टू द न्यू ओनर, मतलब कैसा, मेरा मान लो एक जमीन है, उस जमीन पे एक लोग, कोई लोग राज कर रहा है, कोई राज कर रहा है, ठीक है, और वहां पे कोई मजदूर काम कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, उस जमीन को किसी को बेच दिया। अब बेच दिया तो क्या हुआ, वो मजदूर भी बेच दूंगा उसको मैं, है ना। कितना बुरा बात था ये, कि मजदूर भी जो सर्फ थे, जो सर्फ कहे जाते थे इन लोग, ये क्या करते थे, ये दूसरे मालिक के पास चले जाते थे, दूसरे मालिक के पास जाना पड़ता था, मजबूरी थी इनकी, इनको भी बेच दिया जाता था, इनको भी ट्रांसफर कर दिया जाता था, है ना, बुरी बात थी ये। ठीक है, और क्या था, अभी देखो भी क्या होगा अब। ठीक है, इन 1861 जार निकोलस II इशूड अ, क्या है, प्रोक्लेमिनेशन फ्रीइंग ऑफ सर्फ फ्रॉम बॉन्डेज। ये बोलेगा कि जो सर्फ है, जो सर्फ है, इनको क्या बोलेगा, फ्री करने का प्रयास करेगा, बोलेगा कि तुम लोग फ्री हो, बोलेगा। हालांकि हालांकि फ्री करने को बोला, लेकिन हाउएवर द लैंड रिमेन अंडर द ओनरशिप ऑफ लैंडलॉर्ड, हालांकि बोला कि सर्फ लोग को आजाद कर दो, लेकिन बोला कि जो जमीन के मालिक है वो वही बने रहेंगे, बोला अंडर द ओनरशिप ऑफ लैंडलॉर्ड, वही बने रहेंगे। मतलब अभी तक जमीन इसको मिली नहीं है किसानों को, है ना, बेचारे किसान शुरू से परेशान थे, आज भी परेशान है। और क्या है, द फ्रीड पीजेंट हैड टू पे हाई रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स ऑफ कल्टीवेट द लैंड, अब उस जमीन में खेती करना होगा तो सर्फ को, जो सर्फ लोग थे, जो सर्फ मतलब अर्धदास, आधे दास आधे मालिक जो लोग थे, आधे दास बोल सकते हो, इन लोग को बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा देना पड़ता था। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसको शॉर्टकट में कैसा समझेंगे इसको आप लोग, क्या लिखा है, 1861 सर्फ एयर फ्री कर दिए गए, बट द लैंड रिमेन विद द लैंडलॉर्ड, उनके मालिक के पास ही जमीन रखा हुआ है। फोर्सिंग पीजेंट टू पे हाई, मतलब उनको और ज्यादा पैसा देने बोल दिया गया, मतलब इतने परेशान थे ना बेचारे लोग कि जमीन भी उनके पास नहीं है, काम भी करेंगे, छुट्टी भी नहीं ले सकते, मजबूरी में काम करेंगे, मतलब बेचारे बहुत ज्यादा तकलीफ में इन लोग थे। तो इनकी तकलीफ ना धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक है, चलो एक बार देखो इसको आप लोग, क्या लिखा हुआ है इसको, है ना, तो आप लोगों ने देखा है इसको। ठीक है, अब हम आप पढ़ेंगे आगे, आगे कहानी देखते हैं। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, रसिया का लैंड रिफॉर्म्स कैसे कैसे हुआ, कैसे उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किया, ये देखते हैं। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, जैसा लिखा है इसको आप वैसे देखते जाना। क्या लिखा हुआ है, लैंड ओनर्स गेव सम लैंड टू पीसेंट अंडर द जार इनिशिएटिव, जार के नेतृत्व में जो 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 मजदूर थे, दास थे, उनको क्या किया गया, कुछ जमीन देने की बात की गई, कुछ जमीन दिया गया, लेकिन कैसे जमीन देंगे, अब कोई देगा तो कैसे देगा, जैसे हम लोग वो दान दक्षिणा करते हैं ना, तो दुकान में जाकर क्या बोलते हैं, ए भैया वो देहे लेहे वाला देवे तो कपड़ा ला, मतलब हम लोग जब देते हैं तो अच्छा नहीं देते हैं, और किसी अगर बड़े लोग को देंगे तो वे थोड़ा अच्छा देना क्वालिटी हिसाब से, है ना, तो हम किसको दे रहे हैं, बेचारे किसानों को दे रहे हैं, तो देंगे जरूर, लेकिन क्या देखो, दे चार्ज वेरी हाई प्राइस फॉर द लैंड विच वॉज ऑफन लेस फर्टाइल और बैरन, मतलब बंजर जमीन को देते थे या तो अनफर्टाइल जमीन को देते थे, उसके बदले में भी पैसा लेते थे बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, ये बेचारे बहुत परेशान थे। क्या था, द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स टू द पीसेंट टू परचेज द लैंड, गवर्नमेंट उनको लोन देती थी, जो दास थे, मजदूर थे, इन लोग को, जो दास थे, पीसेंट बने हुए थे, है ना, इन लोग को क्या करती थी, लोन देती थी, भैया लोन से पैसा लोन लो और उसको खरीद लो, है ना। फिर क्या था, पीसेंट हैड टू रिपे दिस लोन इन इंस्टॉलमेंट्स, और इंस्टॉलमेंट में पैसा दो, कर्जा लो और पैसा दो, है ना। फिर क्या था, दे वेयर नॉट अलाउड टू लीव देयर विलेज अंटिल द लोन वाज फुली रिपेड, मतलब वो जब तक पैसा नहीं पूरा पड़ जाएगा तब तक इनको अपने जमीन से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, ना अपने गांव छोड़ के जा सकते थे इन लोग। और क्या था,
मेनी पीसेंट रिमेन्ड डीपली इन डेप्थ इवन आफ्टर सेवरल जनरेशन। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पास जो थे, जो कर्जा था, वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जे को देते जाते थे, कर्ज खत्म नहीं हो रहा था, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज क्या है, वो ट्रांसफर होते चला जा रहा था। ठीक है, अब क्या है, द 1861 लैंड रिफॉर्म्स बेनिफिटेड लैंड ओनर्स मोर देन पीजेंट्स। मतलब ये बदलाव जो किया गया था, ये ज्यादा बदलाव किसके लिए किया गया था, लैंड ओनर्स के लिए। हालांकि बोला गया था कि पीसेंट को, इनको ज्यादा जो पीसेंट होंगे, जो दास होंगे, है ना, जो बंधक होंगे, इन लोग के लिए रिफॉर्म किया गया, लेकिन इनको रिफॉर्म के लिए बनाया नहीं था ना ये तो, है ना। फिर क्या था, ऑल दो पीसेंट बिकेम्स लीगली फ्री, देयर इकोनॉमिक कंडीशन बिकेम्स वर्स। मतलब लीगली तो फ्री हो गए थे, लेकिन जो उनकी जो आर्थिक दशा थी वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। ठीक है, फिर क्या था, रसिया हैड नो डेमोक्रेसी, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सो पीजेंट कुड नॉट ओपनली एक्सप्रेस देयर ग्रीवियंस। मतलब आजादी तो वहां पे उन लोग को दिए थे, बोले थे, लेकिन क्या था, रसिया ना डेमोक्रेसी थी, ना वहां पे आजादी थी। तो आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो लोग अपनी बात को रख ही नहीं पाते थे। वो बोलते हैं ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, ये वैसा ही कुछ है। हम पहले सताए हुए, भाई हमको और मत छेड़ो हम लोग को। अब ऐसी जगहों में जब ऐसा कुछ होता है ना, तो हम पिक्चर देखते हैं ना कि एक नया नेता पैदा होगा, तो वैसे ही हर जगह पे जब तक लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करोगे ना, तो एक नया नेता पैदा कर दोगे आप, एक नए लोगों को पैदा कर दोगे। या तो विद्रोही पैदा करोगे, या तो अच्छा नेता पैदा करोगे, लेकिन विद्रोही ज्यादा पैदा होंगे। ठीक है, चलो देखते फिर क्या है। जार निकोलस टू, supported by the noble landowners, ran an autocratic government that benefits a small privileged class, है ना। और क्या था, many peasants migrated to cities to find work in factories। अब देखो क्या बनेगा अभी, अब क्या करेंगे उन लोग, क्या करें, माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब पलायन कर रहे हैं, कहां कहां, फैक्ट्रीज की ओर, शहर की ओर, है ना। जब शहर जाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग शहर जाते तो क्या होता है, मेरा सूट देखो, मेरा बूट देखो, बोलते हैं ना, हाँ वैसे ही कुछ। ठीक है, मेनी अदर ज्वाइन द जार आर्मीज एज सोल्जर्स। और उनमें से कुछ लोग जार के आर्मी में सोल्जर बन गए थे, जो हट्टे कट्टे बुसुन रहेंगे ना, जब मेरे बॉडी रहेगा इनका, ऐसा बॉडी रहेगा उनका, है ना। तो इन लोग क्या कर देते हैं, इन लोग क्या करिए, जार के उसमें क्या बोलते हैं, आर्मी में सोल्जर्स बन गए। अब क्या था, therefore there were strong connections between peasants, worker, soldiers in Russia। अब जो दास हैं वही तो आर्मी में गए हैं, जो दास हैं वही तो वर्कर बने हैं, जो दास हैं वही तो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो दास हैं वही तो गए हैं कहां कहां, खेतों में काम करने के लिए। तो ये क्या बोल रहा है ये, तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन पीजेंट, वर्कर्स एंड सोल्जर्स इन रसिया, तो सबका बॉन्डेशन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जब ऐसे ही चीजें जब घटना घटित होती हैं, तो क्या करता है, एक बहुत बड़ा चेंजेस लाने का प्रयास करता है। की पॉइंट्स क्या था, क्या क्या देखे हम लोगों ने। 1861 में रिफॉर्म्स लीगली फ्रीड द पीजेंट बट लेफ्ट देम पुअर एंड हैवली इन डेब्ट व्हाइल लैंड ओनर्स बेनिफिटेड द मोस्ट। कुल मिला के इस पूरी कहानी में क्या समझे हम लोगों ने, कि जार निकोलस ने उनको फ्री तो किया था, लेकिन पूरी तरह फ्री नहीं किया था। उनको फायदा किसको पहुंचाना था, फायदा पहुंचाना था उनको पूरी तरह से, किसको, जो उच्च वर्ग है उनको। समझ में आया यहां तक, ठीक है। चलो, ये दास की फोटो दी हुई है, जो 1900 में खींची गई है। ये फोटो देख सकते हैं आप लोग, है ना। ये पीसेंट है उन लोग के, देख रहे हो बेचारे, कपड़े जूते जूते कैसे पहन रहे हैं इन लोग, है ना। इंडस्ट्रीज एंड वर्कर्स, इंडस्ट्री में कैसे थे वर्कर, इंडस्ट्री जब लोग क्या थे, जो पीसेंट थे वो कहां चले गए, फैक्ट्री में चले गए। अब उनकी स्थिति कैसी रहेगी, इंडस्ट्री एंड वर्कर्स क्या था इन द 1880s। 1880 में क्या था, रशियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या करेगा, अब सबको धीरे धीरे 1861 तक तो देख लिए थे, बदलाव किए थे,
लेकिन अब मजदूर क्या करने चले गए, फैक्ट्रीज में आने चले गए। तो क्या समझ में आया कि अब भैया मजदूर सब आ गए हमारे फैक्ट्री में, तो अब काम बढ़ाना चाहिए, बड़े बड़े काम करना चाहिए। तो क्या करते जाएंगे, इन लोगों ने क्या बोला कि अब हमको क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए। जितना ज्यादा इंडस्ट्री लगेगा उतना ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, फिर क्या था, सपोर्ट मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर्टिकुलरली फॉर द ऑर्नामेंट्स एंड रेलवेज। मतलब मिलिट्री पे बढ़ाना, मिलिट्री के उपकरण बनाना, हथियार बनाना, रेलवे के उपकरण बनाना, ये सभी चीजों के लिए रेलवे के पार्ट्स बनाना, और जो आपके बंदूक वगैरह हैं, हथियार हैं, इन हथियार को भी क्या करना, इनके ज्यादा फैक्ट्री में बनाना है इनको। ठीक है, फिर क्या था, ये इनिशिएट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या किया विद ब्रिटेन एंड फ्रांस को क्या बोला कि भैया इन्वेस्ट करो हमारे यहां आकर, और हमारे यहां आओ और अपना फैक्ट्री लगाओ। तो याद है ना आपको कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तो ब्रिटेन और जो ये फ्रांस है, ये साथ दिया था किसका, रसिया का साथ दिया था ना, ये इसीलिए अब मैं जिसके यहाँ काम कर रहा हूं, मेरे को तो मजबूरी है उसका गुण गाने का, है ना। जेकर खाबे तिखरे गाबे, ऐसे बोलते हैं ना, तो बस ऐसे ही था, जेकर खाबे तिखरे गाबे वाले इन लोग क्या था कि ब्रिटेन और फ्रांस क्या था, ओखरे खात्री से काखर रसिया वाला मन के, तो ओखरे का ही, तो ओखरे पर उसका लड़ी हो मन है ना, वही उसने बात रही से। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया किसके लिए, लार्ज फैक्ट्री के लिए। और क्या बोला गया, प्रोवाइडिंग वेरियस इनिशिएटिव्स विच लीड टू इंडस्ट्री कंट्रोल बाय द इलाइट। मतलब जो ज्यादा पैसे वाले लोग थे, इलाइट जो लोग थे, उन लोग और पैसा वाले होने चालू हो गए, क्योंकि फैक्ट्री वही लगाएंगे, और फैक्ट्री वही लगाएंगे, और ज्यादा बाहर से अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पैसा और ज्यादा बनेगा, है ना। फिर देखते क्या लिखा है, क्या था ये, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडेड द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे प्रोग्रेस करेगा अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण। अब गांव के लोग शहर में जाएंगे, शहर जल्दी बनना शहरीकरण चालू होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या होगा, शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वर्कर्स लिविंग इन पुअर कंडीशन एंड अर्निंग लो वेजेस। अब वहां पे काम भी कर रहे हैं लेकिन पैसा कम मिल रहा है इन लोग को। लार्ज फैक्ट्रीज एम्प्लॉयड 1000 लीडिंग वर्कर्स primarily from peasant background to form labor unions and the अब देखो क्या करेंगे, अब सब मजदूर लोग हैं, अब क्या करेंगे देखो, द लार्ज फैक्ट्रीज एम्प्लॉयड 1000 लीडिंग वर्कर्स प्राइमरली फ्रॉम पीजेंट बैकग्राउंड्स, पीजेंट बैकग्राउंड से आते थे, क्या करेंगे, टू फॉर्म लेबर यूनियन। अब सब के सब वहीं से आए हुए हैं मजदूर, जो थके हारे, जो मतलब पीड़ित हैं, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए वाले। तो अब क्या करेंगे उन लोग, ये क्या करेंगे, लेबर यूनियन बनाएंगे, यूनाइट फॉर देयर राइट्स, अब अधिकारों की मांग करेंगे अब। और क्या करेंगे, लिंकिंग अर्बन स्ट्रगल विथ रूरल इश्यूज, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इन लोग, स्ट्रगल करेंगे विथ रूरल इश्यूज, मतलब जो गांव में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, इन प्रॉब्लम्स को लड़ने, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये क्या करेंगे, लगातार काम करेंगे। समझ में आया यहां तक कहानी आपको, ठीक है। अब क्या हुआ था 1905 में, क्या हुआ था ये देखो, इन 1905 में क्या इवेंट हुआ था, क्या इवेंट हुआ था देखते हैं। 1905 में क्या हुआ था, जो जारिस थे, रसिया लैक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यहाँ की धीरे धीरे कम, डेमोक्रेसी था ही नहीं, जो था भी अगर थोड़ा बहुत तो कमजोर पड़ रहा था, एंड राइट्स लीडिंग पीपुल टू फ्रॉम सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन, क्योंकि सबके सब परेशान थे ना भाई, परेशान थे तो क्या करेंगे, कुछ न कुछ तो कोई ना कोई दुहड़ा सुनाने वाला होना चाहिए, है ना। तो ऐसा ही इन लोगों ने क्या किया, अपने सीक्रेट उन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और क्या किया, अपनी डिससेटिस्फेक्शन जो गवर्नमेंट से थी, उस डिससेटिस्फेक्शन के लिए गवर्नमेंट को बताने के लिए क्या किया उन लोगों ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाना चालू किया। अब यही धीरे सोवियत का रूप लेगा, देखना क्या लिखा, सीक्रेट मूवमेंट्स इंक्लूडेड सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, रिवॉल्यूशनरी, पीसेंट्स एंड लिबरल पार्टीज, ये सब बनना चालू होगा धीरे धीरे, है ना, सीक्रेट के कारण। फिर क्या था, एक तो और कारण क्या था, अ वॉर विद जापान रिजल्टेड इन रसिया डिफीट, रसिया हार गया था, राजा ही निरंकुश है। एक देश सही चल सकता है अगर राजा उसका पावरफुल है, अगर राजा पावरफुल नहीं है तो देश चल ही नहीं सकता, है ना।
जैसे आज देख लो, हमारा राजा पावरफुल है, हमारा राजा पावरफुल है ना, राजा पावरफुल है तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने एक बम गिराया तो हमारे राजा ने क्या बोला, राजा मतलब हमारे जो सरकार है, वर्तमान सरकार, क्या बोला, फोड़ दो बम, गिरा के आओ बम, ईंट का जवाब पत्थर से देकर आओ। ऐसा होना चाहिए राजा। राजा वो होता है, एक कुशल राजा वो है जो खुद में पावर रखता होगा, जो पावर है तो राजा बनेगा, है ना। ठीक है, और ये क्या वंशवादी चली आ रही थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं, राजा वो बनेगा जो योग्य होगा। जो सुपर 30 मूवीज में जो बोली ना, एक डायलॉग है कि राजा वही बनेगा जो योग्य होगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये बोला गया था। एग्जैक्टली ऐसा ही कहानी था। फिर क्या था, वर्कर्स ऑर्गेनाइज, क्या था, डेमोन्स्ट्रेशन फॉर बेटर कंडीशन, पुलिस वायलेंस अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट रिजल्टेड इन ओवर 1000 डेथ। मतलब अगर कुछ किए तो राजा राज कर रहा है ना, अभी तक राज कर रहा है, अगर कुछ हड़ताल किए कुछ करेंगे क्या करेंगे, मार देता था। कितने लोग को मारा, देखो क्या लिखा था, जार के काल में द जार मेंशन्ड पावर, क्या लिखा है, मेंटेन पावर ओवर द डूमा। अच्छा डूमा, ये ध्यान रखना, डूमा क्या है, डूमा जो रसिया का संसद है ना, रसिया का पार्लियामेंट, उसको डूमा बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक नंबर में आता है ये। एंड सप्रेस डिसेंट वॉलेंसली रिजल्टिंग इन ओवर 10,000 डेथ, 10,000 लोग को मार डाला ये, है ना। और क्या किया, इम्प्रिजनमेंट और एक्साइल ऑफ मोर देन 75,000 पीपुल, मतलब ये 10,000 लोगों को तो मार डाला था, 75,000 लोगों को तो क्या कर डाला ये, जेल में बंद कर दिया। जब इन लोग धरना दे रहे थे, कहां धरना दे रहे थे, इन लोग धरना देने जाएंगे, ये जितने भी लोग हैं ना, इन लोग जार निकोलस के घर के सामने धरना देंगे, जार के घर के सामने धरना देंगे, और धरना देंगे तो जार क्या करेगा, सबको मरवा देगा, मरवा देगा मतलब 10,000 लोग को मारेगा और 75,000 लोग को क्या कर देगा, वो जेल में बंद करा देगा। ठीक है, समझे क्या हुआ, समझे ना। देखो धीरे धीरे कुछ भी चीजें जो घटना घटती है ना, वो धीरे 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 एक बड़ा रूप लेती है ना। ठीक है, अब देखो द वॉर एंड रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, 1917 में क्या होगा। अब देखो पहला क्या, निकोलस जार के सामने उन लोग विद्रोह किए, मजदूर परेशान थे, मजदूर परेशान थे, क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना क्या करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, डिससेटिस्फेक्शन को रखेंगे, तो उन पे लाठी चार्ज हो जाएगा, गोलियां बरसा दी जाएगी, मार दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये होता है, ये हुआ था उस समय। ठीक है, फिर क्या था, द वॉर एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, क्या था, क्या था इसमें, देखो इसको एक बार क्या दिया हुआ है इसको, फिर अपन इसमें बात करते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, देख लिए क्या लिखा हुआ है, देखो अब क्या होगा, देखो 1917 में बाय अर्ली 1970 सोल्जर्स वर्कर्स एंड पीसेंट डिमांड पीस, ये सब क्या डिमांड करेंगे, देखो सबके क्या था, अब बेचारे सब परेशान थे, परेशान रहेंगे तो क्या करेंगे, ये अपने अधिकारों की मांग करेंगे। तो यहां पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट को हाईलाइट करो, हाईलाइट करो, क्या था ये कि 1917 में क्या किया था, सोल्जर्स वर्कर्स, क्योंकि कौन थे सोल्जर्स, सोल्जर्स कौन बने थे, जो मजदूर थे, जो पीसेंट थे वही तो बने थे ना सोल्जर, वो निकोलस जार के आर्मी में आ गए थे, तो ये सोल्जर्स थे, वर्कर्स थे, और ये जो दास थे, जो मजदूर थे, जो वहां पे किसान वर्ग थे, जो सर्फ उन लोग थे, इन लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे शांति का, शांत करो भैया, और क्या बोलेंगे इन लोग, क्या क्या करेंगे इन लोग, शांति का डिमांड करेंगे, और किसका डिमांड करेंगे, फूड का डिमांड करेंगे, और किसका डिमांड करेंगे, लैंड का डिमांड करेंगे, है ना। और ताकि हम लोग सब ग्रोथ कर सकें, इनका सबका उद्देश्य था ग्रोथ करने के लिए। सबके सब परेशान हो चुके थे, निकोलस जार निरंकुश राजा था, सब परेशान हो चुके थे, तो क्या होगा ये ध्यान रखो, ये इस दिन को, डेट को याद रखना, ये 23 मार्च, देखो रशियन कैलेंडर और हमारा कैलेंडर जो है ना, ये कुछ दिन का आगे पीछे चलता है। वहां के कैलेंडर में 23 फरवरी 1917, 23 फरवरी 1917 रशियन कैलेंडर के हिसाब से, हमारे कैलेंडर के हिसाब से ये क्या था, 8 मार्च, एकदम मॉडर्न कैलेंडर, आज कैलेंडर के हिसाब से क्या होगा, वुमेन इन पेट्रोगार्ड मार्च फॉर फूड एंड पीस एंड सपोर्टिंग वाइड स्प्रेड रैलीज। ठीक है, क्या करेंगे इन लोग, रैली निकाले, है ना, कब, ये डेट में, ये डेट को तो, ये डेट जो है वहां कैलेंडर हिसाब से, यहां कैलेंडर में कितना, 8 मार्च के हिसाब से, 8 मार्च यहां कैलेंडर में, वर्तमान मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से, तो रैली निकालेंगे। तो क्या करेगा, वर्कर्स बिगेन फॉर्मिंग सोवियत। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, पहले एक बार देख लो तुम लोग क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, पूरा देख लो फिर बताता हूं क्या लिखा हुआ है।
पढ़ लिए? ठीक है, अब क्या करेंगे सुनो, देखो जो लिखा हुआ है। अभी क्या करेंगे कि जितने भी जो लोग थे, ये पहले सताए हुए लोग थे, इन लोग क्या करेंगे, रैली निकाले चुपचाप शांति से। अब क्या करेंगे इन लोग, अब धीरे से वहां पे जो इनकी ग्रुप बनेगी, इन ग्रुप में कौन होंगे, सोल्जर्स तो होंगे, पीसेंट्स तो होंगे ही होंगे, और कौन होगा, और कौन होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ देखो ना, वर्कर्स होंगे, पीसेंट्स होंगे और सोल्जर्स होंगे। इन लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। इस ग्रुप को बोला जाएगा सोवियत बोला जाएगा। ठीक है, ये सोवियत क्या था, जितने वर्कर्स का एक ग्रुप था। ये ग्रुप क्या किए, जब इन लोग परेशान थे, इन लोगों ने ग्रुप बनाया ताकि सरकार के खिलाफ, सरकार के विरुद्ध इन लोग बात कर सकें, सरकार को झुका सके, सरकार को अपनी बात मनवा सके, क्योंकि सबको शांति चाहिए। किसी देश में रहने के लिए हमको क्या चाहिए, शांति चाहिए, रोटी कपड़ा मकान और शांति चाहिए, है ना। तो ये इसके लिए लड़ाई लड़े। देखो, वर्कर्स बिगेन फॉर्मिंग सोवियत, ये ध्यान रखो, सोवियत, सोवियत का निर्माण करेंगे। वर्कर्स काउंसिल, सोवियत का मतलब होता है वर्कर्स का काउंसिल, वर्कर्स का एक ग्रुप। ठीक है, क्या था, इन फैक्ट्रीज टू मैनेज ऑपरेशंस इंडिपेंडेंटली ऑफ ओनर्स, मतलब ओनर से अपने हिसाब से काम करने के लिए इन लोग क्या करेंगे, इसकी घोषणा करेंगे। ठीक है, इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फैक्ट्री सोवियत वेयर अकाउंटेबल टू द सिटी लेवल पेट्रोगार्ड सोवियत विथ रिकॉल प्रोविजंस फॉर नॉन कंप्लाइंसेस। फिर क्या, सोल्जर्स क्रिएटेड देयर सोवियत, सोल्जर्स भी क्रिएट किए। फिर क्या किए, ऑर्डर कंट्रोल while peasants formed Soviet in village and started looting landowners' properties. Within days, the Tsar lost all powers as various societal sector seized control through their Soviets, dismantling the Tsarist regime. मतलब क्या क्या समझे, सोवियत तीन लोग अलग अलग थे, सोल्जर से, वर्कर से और पीसेंट से। पीसेंट क्या किए, गांव में सोवियत बनाए। सोल्जर्स क्या किए, अपने सोल्जर में सोवियत बनाए। वर्कर्स क्या किए, फैक्ट्री में सोवियत बनाए। और क्या डिमांड किए इन लोगों ने, सबको शांति चाहिए था, सब शांति चाहिए, शांति और अमन सब चाहते थे। तो इन लोग क्या किए, इन लोग अब रूल करना चाहेंगे, राज करना चाहेंगे, है ना। तो अब धीरे धीरे जब ये आएगा रूल में, तो इन्होंने अपने लीडर्स चुनना चालू किया कि गांव में लीडर्स बनाए। यहाँ पे इसको रिबेलियंस बोलेंगे, इनको रिवॉल्यूशन से हम लोग बनेंगे रिबेलियंस, है ना, रिबेल करेंगे, बागी, बागी बोलते हैं जिसको ना, ये बनेंगे इन लोग। तो धीरे धीरे क्या करेंगे इन लोग क्या करते चले गए, अपने ग्रुप में लीडर्स बनाते चले गए। और ये लीडर्स अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, कुछ नया चीज नहीं मांग रहे थे, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे थे इन लोग, है ना। तो सब के सब कहां बनाएंगे, ये देख लिए इन लोगों ने। और जो लीडर्स थे, जो ये लोग थे, ये क्या करते थे, जैसे पीसेंट बनाए तो ये लैंड ओनर्स को लूटते थे, लूट के पब्लिक के बांटते थे। मतलब कुल मिला के ये बोल सकते हो कि वो जोरो जोरो जो क्या बोलता है, क्या बोलते हैं उसको जी, मैं ध्यान बोल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा, बताता हूँ क्या क्या बोलते हैं इनको। तो देखो, ये ऐसा महिलाएं सब के सब ऐसे, इन लोग अपना, ये लिखा हुआ है कुछ उनके भाषा में, कुछ लिखा होगा, है ना। और ये क्या करे थे, a demonstration organized by Russian women in February 1917. The women look happy. Why do you think they are happy? आप क्यों सोचते हैं वो हैप्पी थे, क्यों सोचते हो खुश थे, वो इसलिए खुश थे कि वो अपनी सरकार बन रही थी, अपने लोग राज करना चाहते थे, अपने लोग आ रहे थे। सब सताए हुए लोग थे ना, उन्हीं से कोई उठ के ऊपर बना था, उनमें से, उनके बीच से कोई आदमी आके बना था, इसलिए वो खुश थे। और वो चाहते थे कि अभी निकोलस जार को हटाना चाहिए, हटेगा तभी ना वो होगा, हमारा उत्थान होगा करके, है ना। इसलिए जो सारी महिलाएं थी वो हैप्पी दिख, देखो ना कितना अच्छा दिख रहा है। फिर क्या किए, मीटिंग ऑफ द सोवियत इन द फैक्ट्री इन 19, देखो कैसे मीटिंग लेते थे इन लोग, एक ग्रुप बनाते थे, ग्रुप ऐसा रहता था और एक मंच बना होता था, इस मंच में चढ़ के इनका मीटिंग होता था, है ना। उस समय की स्थिति सोचोगे ना तो बड़ी अजीब अजीब स्थिति रही होगी, क्योंकि किसी को सताते रहना और लगातार फिर उनका ग्रुप बनना, और उनके ग्रुप में सोचो, अगर इमेजिन करो कि आप वहां पे हो, कितना अच्छा लगेगा वहां पे, है ना। ठीक है, चलो ये देखते हैं आगे। ये क्या था, मीटिंग ऑफ द पेट्रोगार्ड सोवियत इन मार्च 17, ये उनकी मीटिंग का फोटो है। ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है गद्दी छोड़ना, गद्दी छोड़ना मतलब
अब उनको शासन से हटाया जाएगा। जार को शासन से कैसे हटेगा? तो ध्यान रखना, जार एडवोकेटेड ऑन मार्च 2 1917। ये डेट इसलिए भी मेरे को याद रहता है क्योंकि ये जो डेट है ना, इस दिन मेरा बर्थडे आता है। मेरा बर्थडे 2 मार्च को आता है, 1917 नहीं रहे, 2 मार्च को, इसलिए मेरे को याद रहता है ये। ठीक है, तो क्या था, जार क्या था, 2 मार्च को फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ फ्रॉम द डूमा एंड द पेट्रोग्राड सोवियत मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। इसी को फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। जो ये हुआ था, घटना घटित हुई थी। अब डूमा, डूमा क्या बताया था आपको कि वहां के संसद का नाम था। द डूमा फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट एंटिसिपेटिंग अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर अ परमानेंट गवर्नमेंट, है ना। और क्या था, अंतरिम गवर्नमेंट रिलीव हैवली ऑन द सोवियत विच वेयर क्या है, डोमिनेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द 3-4 पार्टीज मिडिल क्लास। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो सोवियत थे ना, ये पहले इन लोग जार को गद्दी से हटाने की बात की है। जार को गद्दी से हटाए, अब 13 दिन का अंतर रहता है। 2 मार्च को मतलब हमारे कैलेंडर के हिसाब से वो 15 मार्च को जाएगा, है ना, हमारे कैलेंडर के हिसाब से। तो क्या होगा इस दिन, इन लोग क्या करेंगे, इन लोग जार को बोलेंगे चलो गद्दी छोड़ो भाई, हो गया तुम्हारा काम धाम खत्म, ज्यादा बहुत राज कर लिए, बहुत पप लिए, बहुत पपे असरत है, चल भागे मतलब इसे बोल के। तो भागे पर मतलब मजबूर हो जाते, जार निकोलस मजबूर हो जाइए और जार निकोलस भागे पड़ जाएगी। ठीक है, जार निकोलस भागेगा। अब क्या होगा, जार निकोलस भाग गया तो अब ध्यान रखना एक और डेट को, क्या डेट है, 25 अक्टूबर 1917। ये क्या होगा, ये क्या है, इस दिन क्या होगा, द पेट्रोग्राड सोवियत ओवरथ्रो द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग अ रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट लीड बाय लेनिन। मतलब अब पेट्रोग्राड पहले अंतरिम सरकार बनाए थे, कौन बनाया था, जार बोला था बनाने के लिए, वो वैसे ही बोला था, लेकिन क्या बोले इन लोगों ने, अंतरिम सरकार बनाया और क्या बोले कि अब हमारी सरकार बनेगी कब, 25 अक्टूबर 1917 को। देखो लड़ाई चल रहा है अभी, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे पा रहा है ना, तभी ना अंदर में कुछ चीजें चल पाएंगी। फिर लेनिन, नाम याद रखना, लेनिन, लेनिन क्या करेगा, अनाउंस करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, डिक्री टू नेशनलाइज लैंड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन एमंग पीसेंट एम्पावरिंग लोकल कमिटीज। लोकल कमिटी के लिए क्या करेगा, ये सब काम करना चालू करेगा। देखो क्या होगा, न्यू सोवियत गवर्नमेंट डिसमेंटल्ड द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो पहले जो चला था सोवियत उनको हटा देंगे, जो पहले उनके एडमिनिस्ट्रेशन चला था हटा के अपना सरकार बनाएंगे। अब मैं आया तो मेरा सरकार चलेगा ना भाई, मेरा मंत्री रहेगा, मेरा मुख्यमंत्री, मेरा गृह मंत्री, सब वैसे उन लोग किए, सबको हटा दिए। क्या किए, रसिया के साथ जो गुलाम जो देश थे, ये देखो ये पॉइंट को ध्यान रखो, ये पॉइंट क्या ध्यान में रखने के लिए, रसिया ग्रांटेड इंडिपेंडेंस दे दिया किसको, टू टेरिटरीज प्रोविजनली एनेक्स्ड बाय द जारिस्ट रिजिम इंक्लूडिंग फिनलैंड, अलग कर दे, जाओ भाई आजाद हो गए तुम लोग, लातविया, एस्टोनिया और यूक्रेन, सबको अलग अलग कर दिया। फिर क्या था, डिस्पाइट रसिया कॉल फॉर पीस, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स अदर नेशन। हाँ, फिर इसके बाद क्या करेगा, रसिया विड्रॉ फ्रॉम द वॉर, रसिया क्या करेगा, रसिया विड्रॉ करेगा वॉर से इन द मार्च आफ्टर साइनिंग एन एग्रीमेंट विद जर्मनी। जर्मनी से एक एग्रीमेंट साइन करेगा और रसिया क्या करेगा, अपने जो लड़ाई से बाहर आ जाएगा। रसिया क्या आ जाएगा, रसिया लड़ाई से बाहर आ जाएगा, भैया अब तेरे से नहीं लड़ूंगा जर्मनी बोल के। और कब खत्म हुआ था, नवंबर 18 में खत्म हुआ था लड़ाई, नवंबर 18 में खत्म हुआ था ना, लेकिन जर्मनी के साथ पहले दोस्ती कर लिया, एक एग्रीमेंट साइन किया, भैया मैं अलग हो रहा हूं, तू अपना देख बोल के, सोवियत लोग किए थे। ठीक है, ये देखो वहां का कौन है, लेनिन एड्रेसिंग कांग्रेसियन इन 1917, वहां के कांग्रेस को, मतलब वहां के उसको क्या बोलते हैं, संसद को। स्टेलिन, अब ध्यान रखो एक और डेट, ये नया नाम आएगा क्या, स्टेलिन। ये कौन था, 1924 में कौन मर जाएगा, लेनिन मर जाएगा। 1924 में लेनिन खत्म हो जाएगा। लेनिन खत्म हुआ था, अब वहां पे कौन आएगा, वहां पे आएगा एक और नाम, जिस नाम को ध्यान रखने की जरूरत है, इसका नाम है व्लादिमीर स्टेलिन। कहां पे लिखा है जी, व्लादिमीर स्टेलिन, जोसेफ स्टेलिन, इसका नाम था व्लादिमीर लेनिन और इसका नाम था क्या, जोसेफ स्टेलिन।
जोसेफ स्टालिन, ये मर गया, लेनिन मर गया 1924 1924 में मर गया। मरने के बाद क्या आएगा, नया शासन बनाना पड़ेगा। तो नया शासन कौन करेगा वहां पे, ये करेगा जोसेफ स्टालिन, ये करेगा। और ये क्या करेगा, ये मरा कब है, 1953 में। और जब तक ये नहीं मरा तब तक नहीं, ये लगभग डिक्टेटर की तरह काम करते रहा। और इसने काम भी, कुछ अच्छे काम भी किए थे। इन्होंने इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, है ना। अब देखो बढ़ावा देगा ये क्या लिखा, मेनी लीडर्स हु सॉट टू अपोज हिज पॉलिसीज, है ना, बहुत लोग अपोज किए। वेयर एग्जीक्यूटेड ही रिमेन द प्रिंसिपल लीडर, ये मुख्य लीडर बना रहा कम्युनिस्ट पार्टी का। एंड क्या किया, डिक्टेटर सोवियत यूनियन का अंटिल हिज डेथ, जब तक ये मर नहीं गया डेथ तक का ये सोवियत को लीड करते रहा, है ना। बहुत सारे लीडर और आ गए, लेकिन ये प्रिंसिपल लीडर था। ऐसे हमारे देश में भी है, नेता कुछ भी आ जाए, लेकिन एक आदमी क्या है, अपने आप को राजा बोलता है, मैं राजा बने रहूंगा बोलता है ना। कोई बात है, नाम लेना उचित नहीं है, समझ गए आप लोग, समझदार है। ठीक है, चलो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या हुआ, ये देखो काम करे बेचारा आदमी यहाँ पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या हुआ, रसिया लगातार इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा था, और रसिया लोगों को भी प्रमोट बोल रहा था कि आप आओ हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, और हमारे बंदूक वगैरह बनाओ, और लगातार आप काम करते रहो। लगातार फैक्ट्रीज बनाओगे, फैक्ट्री लगेगा, लोग आएंगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा। मुद्दे की बात पैसा ही थी, पैसा मिलेगा तो क्या मिलेगा, है ना, पैसा मिलेगा तो आगे सब काम कर पाएंगे इसमें। देखिए फिर आगे क्या था, फिर अलग अलग पॉलिसीज थी। फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये रसिया प्रमोट कर रहा था, फॉरेनर्स को बोला था कि आप आओ हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ। जैसे उसको ब्रिटेन को बुलाया था, फ्रांस को बुलाया था कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ। फैक्ट्री लगाने से क्या होगा कि यहाँ की जो इकोनॉमी है सुधरेगी, है ना। अब ये लगातार चल रहा था, और एक देखने को मिला प्लांट डेवलपमेंट 1928 में, फोकसिंग इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट द कंट्री लैक्ड कैपिटल and technical expertise. Foreign experts were invited for assistance, but financial resources needed to be sourced domestically, है ना। यही है कि लगातार अब वो फैक्ट्री लगाएगा तो क्या करेगा, पैसा भी लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, और एक्सपर्टीज नहीं थे, तो एक्सपर्टीज लोगों को बुला रहा था कि भैया आप आओ हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, फैक्ट्री लगाकर आप भी कमाओ हम भी कमाएंगे, तहु कमा महू कमा हमारा ऐसा। ठीक है, ये था। तो देखते देखते क्या हुआ, 1940 के आते आते 1914 के आते आते ये ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर, और आज भी रसिया के बारे में हम लोग बात करें तो रसिया आज भी बहुत सारे पावरफुल कंट्री में गिना जाता है। बहुत पैसा है इसके पास, और बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज है इसके पास, बहुत सारे हम भी इससे माल खरीदते हैं, हम भी इससे युद्ध के हथियार खरीदते हैं, वो भी। हाँ ठीक है, बहुत सारे जहाज वगैरह हम इससे खरीदते रहते हैं लगातार रसिया से। ठीक है, ठीक है, समझ पाए क्या, है ना। ठीक है, यहां तक देखिए आप लोगों ने, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, चलो आगे क्या है, आगे अब क्या होगा, अब देखो अब 40 तक क्या हो जाएगा, ये पावर बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। अब क्या होगा, कल्टीवेशन लिखना चाहिए था, कलेक्टिवेशन हो गया, ये कलेक्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्या था। ठीक है, अब रसिया वाले क्या करेंगे, देखो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, land redistribution after 1917, most peasants becomes medium farmers, leading to low agricultural output due to, देखो जो लिखा है मैं पढ़ देता हूं खाली, इसमें नया कुछ भी नहीं है। output due to traditional farming techniques. Stalin initiated collectivization by merging small farms into large collectives. अच्छा सही लिखा हुआ है, क्या क्या स्टालिन ने क्या किया, जो मर्ज किया, छोटे खेतों को बड़े खेतों में बना दिया गया, मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर, छोटे छोटे खेत मिलाकर बड़े खेत बना दिया गया। और क्या था, while small and medium farmers supported collectivizations, some big and medium farmers opposed it, facing severe execution, the collectivization process contributed severe families. अच्छा देखो इसके साथ साथ क्या हुआ, प्रोसेस कंट्रीब्यूटेड टू सर्व famine 1934 resulting in massive starvation. प्राइवेट फार्मिंग को इसने एंड किया, एंडिंग प्राइवेट फार्मिंग। एग्रीकल्चर इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, जब लगातार एग्रीकल्चर जो बढ़ते चला गया। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द सोवियत एरा सॉ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनएम्प्लॉयमेंट नियरली इक्वल एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज सच एज फूड एजुकेशन।
मिलते गया। ग्रेट डिप्रेशन हैड मिनिमल इम्पैक्ट टू सोवियत इकोनॉमी। देखो ये चीज बहुत ध्यान की चीज है, द ग्रेट डिप्रेशन ये इसको बहुत कम अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये डेवलप कर रहे थे ना लगातार, रशिया डेवलप कर रहा था, इसको इम्पैक्ट तो करेगा लेकिन कम इम्पैक्ट करेगा। वुमेन राइट्स इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। फिर क्या था, 1940 तक ये बड़ा पावर बन गया था। लिमिटिंग पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। द सोवियत रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड ग्लोबल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस एंड वर्कर्स राइट, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डोमेस्टिक वर्कर वेलफेयर लॉस। कुल मिला क्या बोला इसने कि छोटे छोटे जो खेत थे ना, इनको मिलाकर, स्टेलिन का दिमाग था कि छोटे छोटे खेत को मिलाकर बड़ा खेत बनाओ और मिल बांट के सब खाओ। काम तो अच्छा करने की कोशिश किया था इसने, मिल बांट कर सब काम करेंगे तो ज्यादा हो पाएगा। तो कुछ लोग विरोध किए, कुछ लोग साथ में रहे, कुछ लोग होते हैं। और इसी के चक्कर में क्या हुआ, इसी कारण क्या हुआ, रसिया को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ग्रेट डिप्रेशन का, आर्थिक महामंदी जो है इसका फर्क नहीं पड़ा। अब करते हैं द ग्रेट डिप्रेशन एंड द वेलफेयर स्टेट। ग्रेट डिप्रेशन और वेलफेयर स्टेट में क्या फर्क पड़ा। देखो ग्रेट डिप्रेशन आया क्यों, इस सब घटनाएं लगातार चलती जा रही हैं, है ना। 1932-34 के बीच में क्या आएगा, अकाल पड़ेगा, है ना, अकाल पड़ेगा। 1929 से ग्रेट डिप्रेशन चालू होगा। 1929 में जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन जब आएगा, आर्थिक महामंदी जिसको बोलते हैं, ये आएगा कैसे आएगा, अमेरिका का शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा। अब अमेरिका का शेयर मार्केट क्रैश करेगा तो क्या बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को खाने पीने की तकलीफें बढ़ जाएंगी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, खाने पीने की तकलीफ बढ़ जाएगी। और क्या होगा, और इसके साथ ही साथ क्या होगा, इसके साथ साथ क्या होगा वहां पर कि खाने पीने की कुछ चीजें नहीं है, लगातार जो कुछ चीज बना रहे हो तो उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड पूरा खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें जो ग्रेट डिप्रेशन को अफेक्ट में होगा। देखो लिखा है, द क्राइसिस बिगेन विद द वॉल स्ट्रीट क्रैश इन 1929 इन द यूनाइटेड स्टेट। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में क्या होगा कि उनका जो शेयर मार्केट है वो क्रैश कर जाएगा, ये सबसे बड़ा कारण बना है, ठीक है। 1930 क्या था, कंटिन्यू 1930 में भी चलते रहा। फिर क्या है, कोलैप्स ऑल द अमेरिकन स्टॉक्स मार्केट। देखो द कोलैप्स ऑफ अमेरिकन स्टॉक मार्केट कॉज बैंक एंड बिजनेस टू फेल, बिजनेस सब फेल हो जाएगा। फिर क्या होगा, बहुत सारे फैक्ट्री बंद हो जाएंगे, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, लोग नौकरी छूट जाएगी, क्या करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो भी गिरना चालू हो जाएगा। कौन खरीदेगा जब सब परेशान है, तो पूरा सब शेयर मार्केट क्रैश हो गया। तो मेनी पीपल कुड नॉट रिपे द बैंक लोन, मतलब लोग बैंक से लोन पटा नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ग्रेट डिप्रेशन अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करना बेचारा जर्मनी, बहुत परेशान हुआ था जर्मनी, इसको बेचारे को क्या हुआ था, जर्मनी बैडली अफेक्टेड बिकॉज इट डिपेंडेंट हैवली ऑन फॉरेन लोन्स, लोन लेके पैसा पटा रहा था बेचारा, पार्सली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, मतलब बहुत परेशान हुआ। कौन, कहां का बेचारा, कौन, जर्मनी। फिर थोड़ा सा और अमेरिका भी परेशान हुआ, क्योंकि वहां का शेयर मार्केट क्रैश हुआ था। लेकिन क्रैश हुआ था अच्छी बात है, लेकिन वो क्या बनाया था, वेलफेयर स्टेट बनाया था, तो फर्क पड़ा था, लेकिन उतना फर्क भी नहीं पड़ा था, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इंक्रीज ग्रेटली इन जर्मनी, बहुत ज्यादा भूखमरी आ गई थी, गरीबी आ गई थी, कहां पे, जर्मनी में, है ना। फिर क्या था, द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड सोशल एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड हेल्प एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट गेन सपोर्ट। सब खत्म हो जाएगा, बेचारे लोग क्या करेंगे जर्मनी वाले। जर्मनी को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था ग्रेट डिप्रेशन का, ठीक है। चलो, और कितना स्लाइड बच गया जी हमारे पास, और थोड़ा सा बचा है, चलो देखते हैं, हो जाएगा। द वेलफेयर स्टेट, ये वेलफेयर स्टेट थे ना जो बताया था अमेरिका के बारे में, अमेरिका ब्रिटेन, ये देखो जर्मनी को, सॉरी अमेरिका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रिटेन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रसिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा, जर्मनी को फर्क पड़ेगा। अमेरिका और ब्रिटेन ऑलरेडी वेलफेयर स्टेट चला रहे थे। वेलफेयर स्टेट मतलब ये अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहे थे, देखो लिखा हुआ है सब, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रहे थे, ओल्ड एज पेंशन दे रहे थे, हेल्थ केयर दे रहे थे, एजुकेशन दे रहे थे, हाउसिंग सपोर्ट दे रहे थे, सोशल सिक्योरिटी दे रहे थे। एम वाज टू प्रोवाइडेड पीपल विद अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल सिक्योरिटी। तो ये बहुत ज्यादा सब चीज काम लगातार इन लोगों ने वेलफेयर के लिए काम इन लोग लगातार कर रहे थे। कौन, वेलफेयर स्टेट। अब इसको पढ़ना बता चुका हूं आपको अच्छे से। इस समय एक ध्यान रखो, ये प्रेसिडेंट कौन काम कर रहा था, प्रेसिडेंट था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इंट्रोड्यूस न्यू डील टू डील विथ इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन से लड़ने के लिए ये
जो प्रेसिडेंट था अमेरिका के तब, वहां के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, इमीडिएट जो प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसको, एक नए डील को, जो कि ग्रेट डिप्रेशन से लड़ने के लिए लोगों को मदद किया। और जो कंट्रीज है, जो अमेरिका जैसे कंट्रीज है, इनको क्या किया, ये उससे उबारने में मदद कर पाया, है ना। ठीक है, समझे क्या? ठीक है, इसको समझ कैसे पाओगे? देखो, ग्रेट डिप्रेशन 1929-30 में आया, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, बैंक फेलियर हुआ, फैक्ट्री क्लोज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। गरीबी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या बढ़ेगा? गरीबी बढ़ेगा, गरीबी से क्या होगा? ट्रेड खत्म हो जाएगा। वेलफेयर स्टेट क्या किए? गवर्नमेंट के इंटरवेंशन किए, एम्प्लॉयमेंट दिए, सोशल सिक्योरिटी दिए, और क्या दिए? हेल्थ केयर, एजुकेशन, सपोर्ट फॉर द पुअर। जैसे हमारे देश में भी हुआ था ना, कोविड हुआ था। कोविड में क्या किया हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने? क्या किया था? वैक्सीन सबको कराया था, फ्री वो चावल वगैरह दे रहे थे, है ना, और भी बहुत सारी स्कीम्स लाए थे, लोगों को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो ऐसा होता है वेलफेयर, है ना। अब क्या था? हाउ डिड द अमेरिकन क्राइसिस अफेक्ट द होल वर्ल्ड? कैसे अफेक्ट करेगा? देखो, लिखा है, पूरा पढ़ते हैं। फॉल इन यूएस लोन्स, यूएस लोन दे रखा था, अमेरिकन बैंक स्टॉप गिविंग लोन्स टू फॉरेन कंट्रीज एंड डिमांडिंग रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन। मतलब मैं पैसा दे रखा हूं भाई, पैसा वापस करोगे, तो लोगों को तकलीफ होगी फिर से। अमेरिका के पास बैंक, वो जो शेयर मार्केट क्रैश हुआ था, शेयर मार्केट क्रैश हुआ तो बैंक भी कोलैप्स हो चुके थे, तो क्या करेंगे लोग? लोन्स पटाने की बात करेंगे। जर्मनी वॉज बैडली अफेक्टेड, जर्मनी को बहुत प्रभाव पड़ा था। डिक्लाइन इन द वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। फॉल इन प्राइस, प्राइस गिर जाएगा, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स फेल, कॉजिंग ह्यूज लॉसेस टू फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर। जो खेती कर रहे हैं उनको बहुत नुकसान होगा। फैक्ट्री बंद पड़ जाएगा। मास एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, कोविड समय भी हुआ था, है ना। बैंक फेलियर्स हो गए, गरीबी बढ़ जाएगी, पॉलिटिकल इंपैक्ट, पैसा रहेगा तो पॉलिटिक्स चलेगा, पॉलिटिक्स कैसे चलेगा? पैसा नहीं है तो कैसे चलेगा, है ना। तो यही हुआ था कि सब पैसा खत्म हो गया तो पॉलिटिक्स भी खत्म हो गया था। सब देशों में अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ता, और यही सब कारण से जर्मनी परेशान था, और यही कारण से क्या हुआ, जर्मनी को एक लीडर मिला था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। बताया मैंने आपको इसके बारे में। नेक्स्ट जो चैप्टर है इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे एडोल्फ हिटलर है वो कैसे काम करेगा, एडोल्फ हिटलर की क्या क्या पॉलिसीज रहेंगी, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। ये देखो, क्लासिकल फोटोग्राफ ऑफ वरीड मदर फ्रॉम अ डिप्रेशन एरा फैमिली कैप्चर्ड द इंग्लिश ऑफ द टाइम्स। ये देखो, ये लिखा हुआ है, एजुकेशन फेल, सब फेल हो चुका था उस समय तक। ठीक है, पीपुल्स मूवमेंट एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, क्या क्या होते चला गया। अब देखते हैं, जो लिखा है वही पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 लीड टू वाइड स्प्रेड एंड लॉस ऑफ फेथ इन कैपिटलिज्म। कॉलोनीज लाइक इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटेन की। नेशनलिस्ट मूवमेंट इमर्ज्ड, राष्ट्रीय जो मूवमेंट था वो बढ़ते चला गया। विथ फिगर लाइक महात्मा गांधी लीडिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो लागू किए थे ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। हाँ, यही तो है असहयोग आंदोलन, उसका असर यहां भी पढ़ने पर देखने को मिला था, है ना। गवर्नमेंट बिगिंस टू जॉन नी एडवोक, क्या लिखा था ये पढ़ो, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो इसको। जॉन नीस advocated for government interventions to protect agriculture and industry, suggesting investment in welfare project to stimulate demand and employment. फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने नया डील बनाया था 1933 में, ताकि लोगों को प्रभाव ना पड़े। रिलीव इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, रिफॉर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। न्यू डील्स के कारण उनके जो देश थे वेलफेयर स्टेट थे, क्या लिखा, न्यू डील्स अफेक्ट बिकम्स प्रोमिनेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू एज फैक्ट्री आउटपुट एंड डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड इंक्रीज, क्योंकि वो पहले से काम कर रहे थे। हम देखो, तुम लोग को जो बोलता हूं मैं सही बोलता हूँ, एक उस दिन मत पढ़ो, पहले से पढ़ते चले जाओ, पहले से धीरे 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 पढ़ते जाओगे ना, तो उस दिन जाके जब एग्जाम का दिन आएगा तुम्हारे पास बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी रेडी होंगे। लेकिन अगर उसी दिन पढ़ना चालू करोगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना बेटा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, सब खत्म हो जाएगा। तो पहले से धीरे धीरे पढ़ना चालू करो, और धीरे धीरे पढ़ने से क्या होगा, निरंतर प्रयास से ही क्या होता है, हमारा काम आगे बढ़ता है। देखो, ये एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने में, अमेरिका और ब्रिटेन को फर्क नहीं पड़ा था, पहले से काम कर रहे थे इन लोग, है ना। तो पहले से काम करे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ग्रेट डिप्रेशन का कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये लोग अच्छे से खासा जीते रहेंगे। वैसे धीरे धीरे अगर करोगे ना,
वो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। एक कबीरदास जी का दोहा है कि धीरे धीरे अभ्यास करने से ही सफलता प्राप्त होती है, एक दिन में कोई सफलता नहीं बन जाता है ना। तो यही था, ठीक है। यूएस एस्टेब्लिश सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, बहुत सारे काम किया था, पेंशन दिया। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू द वेलफेयर स्टेट मॉडल एम टू इंश्योर बेसिक नीड्स एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स, फाइनेंस बाय इंक्रीज टैक्सेस, है ना। द ग्रेट डिप्रेशन इफेक्टिवली एंडेड विथ वर्ल्ड वॉर टू, ग्रेट डिप्रेशन खत्म कब हुआ? एंडेड विथ वर्ल्ड वॉर टू एज मिलिट्री डिमांड्स क्रिएटेड जॉब्स एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, ये था आपका रशियन रिवॉल्ट और द ग्रेट डिप्रेशन। उम्मीद करता हूं आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें यूट्यूब पर ढूंढ सकते हैं, समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म है। हर मोबाइल एप्लीकेशन समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से है। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का नाम समीक्षा एजुकेशन हब है, यूट्यूब पर समीक्षा गुरुजी के नाम से है। मैं थोड़ा आगे पीछे हो गया था, आप समझ सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि लोगों का भला हो सके। अभी फिलहाल ये YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, कुछ समय बाद ये YouTube से हट जाएगा, आपको सिर्फ हमारे एप्लीकेशंस पर ही देखने को मिलेगा। आपको इसके साथ इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप इसे लोगों तक सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें ढेर सारा प्यार आप देते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप मुझे नए आप कमेंट्स में लिखिए आपको अगला और कौन सा वीडियो चाहिए, मैं आपको वो उस चैप्टर का ही बनाकर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम था नवीन और मैं आपके सामने लेकर हाजिर था द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द ग्रेट डिप्रेशन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।